चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की डायन की बेटी। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये सेट की कॉमिक्स हैं, देख सकते हैं आप। चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सुंदरनगर राज्य के ग्राम सभापुर में शक्तिराज और बुद्धिराज नाम के दो मित्र रहा करते थे। शक्तिराज परम शक्तिशाली था। वह पागल सांड को भी काबू में कर लिया और बुद्धिराज की बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ बुद्धिराज, तुम मुझसे बड़े विद्वान तो नहीं, हाँ चतुर जरूर हो। अरे मोहनपुर का महापंडित इस छोकरे से हार मान रहा है। लेकिन उन दोनों का मन किसी भी काम काज में नहीं लगता था, अतः उनके घर वाले उनसे हमेशा नाराज रहते थे। एक दिन, माँ एक कचौरी और दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, कमाने को धेला नहीं और खाने के नाम पर पूरे घर जितनी खुराक अकेला खाता है। देखो माँ, तुम मुझे खाते पीते समय टोका मत करो। बेटा, अगर तुम में इतनी ही गैरत है कि माँ का रोकना टोकना तुम्हें बुरा लगता है तो कुछ काम धाम किया करो। लेकिन बापू, क्या काम करूँ मैं? इस गांव में मेरे करने लायक काम ही क्या है? अरे इतना अट्टा कट्टा होकर मुझसे पूछता है कि मैं क्या काम करूं? अरे तेरे जैसे जवान तो धरती का सीना अपने हाथों से चीर कर अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, और एक तू है, तेरा बूढ़ा बाप दिन भर खेतों में काम करता है और तुझे खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। लानत है तेरे जैसे बेटे पर। देखो बापू, हर समय टोका टाकी मत किया करो, वरना मैं किसी दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो धौंस किसे देता है? जहाँ कल घर छोड़कर जाता है, घर छोड़कर जाना है वहाँ आज, बोली कभी चला जा। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जा, सुनाता किसे है नालायक। फिर सचमुच ही शक्तिराज गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। और थोड़ी देर बाद शक्तिराज गांव के बाहर बने शिवजी के मंदिर में बुद्धिराज का इंतजार कर रहा था। दोनों मित्र प्रतिदिन यही मिला करते थे। हे भगवान, क्या सचमुच ही आज मेरा प्रिय मित्र बुद्धिराज हमेशा के लिए मुझसे बिछुड़ जाएगा? क्योंकि मैं तो गांव छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपने प्रिय मित्र के बिना प्रदेश में एक भी दिन बिता सकूंगा? इधर श्योंग व सुशी दिन। अरे सुनती हो भगवान, कहाँ हो? क्या बात है जी, आज घर में घुसते ही आसमान सिर पर क्यों उठा रखा है? भगवान, आज मैं अपने बुद्धि की शादी लाला घनश्यामदास की बेटी से तय कर आया हूँ। सच? बिल्कुल सच भगवान। जानते हो, खुशी की बात तो यह है कि लाला ने खुद अपने बुद्धि को अपनी इकलौती लड़की के लिए चुना है। कह रहा था मुंशी, तेरे बुद्धिराज की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं सोचता हूँ क्यों न अपनी बेटी का हाथ बुद्धिराज के हाथों में देकर उसे अपना सारा कारोबार सौंप दूं और देखूं कि वह कितनी बुद्धिमानी से मेरा कारोबार चलाता है। तो इसका मतलब लाला अपनी बेटी के साथ साथ अपना सारा कारोबार भी हमें सौंप देगा। हूँ। हाँ, और तब मैं मुंशी लेखराज नहीं सेठ लेखराज कहलाऊंगा और तू सेठानी। ही। वाह, तब तो मजा ही मजा होगा। ही। लेकिन माँ, मैं लाला की एक आँख वाली लड़की से शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा तू लाला की लड़की से ब्याह? अरे शुक्र करके तेरे जैसे कामचोर निखट्टू की शादी लाला घनश्याम दास की इकलौती बेटी से हो रही है, वरना। लेकिन माँ, वह कानी है और मैं किसी कानी लड़की से ब्याह हरगिज नहीं करूँगा। कानी से नहीं तो क्या किसी रानी से ब्याह होगा तेरे जैसे नालायक का? हाँ माँ, मैं किसी रानी से ही ब्याह करूँगा। रानी से ब्याह करेगा? यह मुंह और मसूर की दाल। अरे लाला की बेटी से तू तो क्या, तेरा बाप भी ब्याह करेगा? तो फिर बापू तुम ही कर लो ना उस कहानी से ब्याह। मुझे उसे माँ कहने में कोई एतराज नहीं होगा। नालायक पाजी ठहर, बाप से मस्करी करता है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। भाग ले बेटा बुद्धिराज, इसी में तेरी भलाई है। इससे पहले कि मुंशी लेखराज की छड़ी बुद्धिराज को मजा चखाए, बुद्धिराज घर से बाहर निकल गया। घर से निकलकर बुद्धिराज भी सीधा गांव के बाहर बने शिवजी के मंदिर पर पहुंचा, जहां शक्तिराज उसी का इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही, हाय मेरे मित्र, बूहू। अरे यह क्या, उस कानी लड़की से ब्याह या तो मेरा बापू करेगा या फिर मैं करूँगा।
और रो तू रहा है। देख बुद्धि, तू हर समय मजाक मत किया कर। आज मुझे जी भर के रो लेने दे, क्योंकि आज के बाद पता नहीं तेरा मेरा मिलन कब हो। सुबुक सुबुक। क्यों, क्या आज कोई लड़की तुझे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगी? लेकिन शक्तिराज बुद्धिराज के मजाक को नज़रअंदाज करता हुआ बोला, बुद्धि, आज मैं अपना घर ही नहीं, यह गांव भी छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अपना घर या गांव छोड़ने का इतना दुख नहीं है जितना तुमसे बिछुड़ जाने का है मित्र। पर क्यों, तू घर या गांव क्यों छोड़ रहा है? जल्दी बता मित्र। फिर शक्तिराज ने अपने घर में घटी आज की सारी घटना उसे बता दी। उसकी पूरी बात सुनकर बुद्धिराज भी एकाएक गंभीर हो गया। मित्र, तेरी कहानी सुनकर आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि अब हम जवान हो चुके हैं और अब हमें अपने माँ बाप पर बोझ न बनकर अपने उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, इसलिए तो मैं किसी काम काज की तलाश में नगर जा रहा हूँ। अकेले तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यानी तुम मेरे लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चल दोगे? नहीं, तुम ऐसा कदापि नहीं करोगे, बल्कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम मेरे माता पिता का भी ख्याल रखोगे। और क्या मित्र, मैं सिर्फ तेरी दोस्ती के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी तेरे साथ चल रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता के समान मेरे माँ बाप भी मुझे निकम्मा समझते हैं और इसलिए मेरी शादी एक कानी लड़की से करना चाहते हैं। क्या? हाँ, और मैं उस कहानी से कदापि ब्याह नहीं करूँगा। और साथ ही अब मैं तब घर लौटूंगा जब घर वालों से कह सकूँगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों शीघ्र ही वह साबित कर देंगे कि हम कामचोर या निकम्मे नहीं हैं। फिर दोनों मित्र उसी समय नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। बुद्धिराज शाम हो आई है। अब रास्ते में पहले जो भी गांव दिखाई पड़े रात उसी गांव में व्यतीत करेंगे और बाकी का सफर दिन में तय किया जाएगा। ठीक है, शीघ्र ही। अरे शक्ति, वो देखो सामने शायद कोई गांव ही है। हाँ, आओ उधर ही चलते हैं। जब ये दोनों उस बस्ती में पहुंचे, अरे यह क्या दिन अभी पूरी तरह डूबा भी नहीं और यहाँ मौत का सा सन्नाटा है। पता नहीं क्या कारण है। आओ किसी का घर खुलवा कर उससे कारण पूछते हैं। दोनों सामने वाले एक मकान की तरफ बढ़े। लेकिन तभी एक शेर के जोड़े ने उन पर आक्रमण कर दिया। अरे बाप रे, गुर्र गुर्र। एक पल के लिए तो इस अचानक के आक्रमण से वे दोनों बौखला से गए, लेकिन अगले पल शक्तिराज पूरी शक्ति के साथ शेर से भिड़ गया। गुर्र गुर्र। अरे क्या मुसीबत है? देखो देखो शेरनी जी, मैं कभी स्त्री जात पर हाथ नहीं उठाता। अरे अरे, यह क्या? उफ, लगता है बेचारे परदेसी हैं। अपने दोनों वारों को खाली जाता देख शेरनी क्रोधित हो उठी और पागलों की तरह बुद्धिराज पर वार करने लगी। गुर्र गुर्र। अरे बाप रे, लगता है यह पागल हो गई है। अगर जल्दी ही इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय न किया तो यह मुझे फाड़ कर खा जाएगी। तभी बुद्धिराज की नज़र एक कुएं पर पड़ी और उसकी आंखें कुछ सोचकर चमकने लगी। आओ शेरनी जी, मैं आपको अपने खून की जगह उस कुएं का मीठा मीठा पानी पिलाऊं। अगले पल बुद्धिराज कुएं की मुंडेर पर था। गुर्र। आओ जंगल की रानी, मैं पिलाऊं तुम्हें मीठा पानी। फिर क्रोधित शेरनी ने बुद्धिराज पर छलांग लगाई। गुर्र। लेकिन बुद्धिराज ने तुरंत अपना स्थान छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप गई काम से। इधर तब तक शक्तिराज भी शेर पर काबू पा चुका था। गुर्र। अरे कितना शक्तिशाली युवक है यह, शेर की टांगें चीर डाली इसने। फिर शाबाश नौजवानों, तुम दोनों ने उन आदमखोरों को मारकर हम पूरे गांव वालों पर बहुत एहसान किया है। इन्होंने इस गांव में बहुत जन हानि की थी। तो क्या यह आदमखोर अक्सर ही इस गांव में घुस आते थे? अरे भैया, यह पूछो कि यह आदमखोर शेर जोड़ा किस दिन इस गांव में नहीं आया, और जब भी यह जोड़ा गांव में आया
इस गांव में दो एक इंसानों की संख्या कम हुई है। ओ, पर नौजवानों, तुम लोग हो कौन और इस गांव में तुम्हारा आना कैसे हुआ? हम दोनों पास ही के गांव सभापुर के रहने वाले हैं और कामकाज की तलाश में नगर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शाम घिर आने के कारण रात इसी गांव में व्यतीत करने का इरादा लेकर आए थे। धन्य भाग हमारे, आज रात तुम दोनों इस गांव के मेहमान हो। धन्यवाद बुजुर्गवार। फिर रात गांव वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। सुबह होते ही गांव वालों से विदा लेकर वे नगर की ओर चल पड़े। और जब वे नगर में पहुंचे, सुनो सुनो, खास और आम सुनो, डम डम, आओ भाई शक्ति देखे। नगर में घुसते ही यह सैनिक हमें कौन सी कहानी सुनाता है। फिर राजा के हर खास और आम को सूचित किया जाता है कि कल दिन में जादूगर कपाली राजमहल से राजकुमारी चंद्रप्रभा को उठा कर ले गया है। जो भी व्यक्ति राजकुमारी जी को उस जादूगर के चंगुल से मुक्त करा कर लाएगा, राजा विजयदत्त न केवल राजकुमारी का ब्याह उससे कर देंगे, बल्कि साथ ही अपना पूरा राजपाट भी उसे सौंप देंगे। डम डम डम। क्या राजकुमारी चंद्रप्रभा का अपहरण? बोल शक्ति क्या कहता है? यार बुद्धि, हमारे लिए कुछ कर दिखाने का यह अच्छा अवसर है, लेकिन यह जादूगर कपाली क्या भला है और कहाँ रहता है? इसके बारे में कुछ पता लगे तो शायद कुछ बात बने। अरे वाह, तो इसका मतलब है तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन सुन, अगर हम राजकुमारी को जादूगर के चंगुल से मुक्त कराने में सफल हो गए तो राजकुमारी से ब्याह मेरा होगा, तेरा नहीं, समझे? मरा क्यों जा रहा है? तू ही कर लेना उस राजकुमारी से ब्याह। मैं तो किसी परी से ब्याह करूँगा, फिर वह राजकुमारी मेरे लिए तुझसे बढ़कर थोड़ा ही है। वाह, यह हुई न मित्रों वाली बात। आओ राजमहल में चलकर राजा से मिले और उनसे जादूगर कपाली के विषय में जानकारी ले। चलो शीघ्र ही। देखो नौजवानों, इस समय मेरी हालत डूबते को तिनके का सहारा जैसी है, अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग मेरी बेटी को उस दुष्ट जादूगर की कैद से छुड़ाकर लाने में सफल हो और इस कार्य को अंजाम देने में तुम लोगों को जो भी राजकीय सहायता चाहिए मिल जाएगी। धन्यवाद राजन, बस आप हमारे सफ़र का उचित प्रबंध कर दे और यह बता दे कि वह जादूगर रहता कहाँ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही राजकुमारी जी को उस दुष्ट जादूगर से मुक्त कराकर ले आएंगे। हमें अफसोस है कि हम जादूगर कपाली के विषय में कुछ नहीं जानते कि वह कहाँ रहता है और हमारी बेटी को वह कहाँ उठा कर ले गया है। उफ, हे भगवान, काश मैंने अपनी बेटी की जिद पर ध्यान न दिया होता तो शायद आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। जिद? कैसी जिद महाराज? नौजवानों, आज से करीब 15 दिन पहले की बात है। एक दिन, महाराज की जय हो, रायगढ़ के राजा भूपति सिंह ने आपके लिए यह संदेश पत्र भेजा है। फिर उस पत्र को लेकर मैं अपनी बेटी के पास गया। बेटी, रायगढ़ के राजा ने अपने पुत्र भूपेंद्र वीर के लिए हमसे तुम्हारा हाथ मांगा है और साथ ही राजकुमार का यह चित्र भी भेजा है। अब तुम जल्दी से कोई निर्णय करके हमें बताओ ताकि हम उन्हें कोई उत्तर भेज सके। पिताजी महाराज, क्योंकि समाज की यह रीति है कि हर कन्या के पिता को उसका कन्यादान करना पड़ता है, अतः मैं अपने ब्याह की बात करते हुए शर्माऊंगी नहीं। लेकिन पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी पसंद का हो। मेरा पति एक वीर पुरुष ही नहीं बल्कि एक योग्य इंसान भी हो। और इस चुनाव के लिए आपको मेरे ब्याह का स्वयंवर रचाना पड़ेगा और उस स्वयंवर में जो भी राजा या राजकुमार विजयी होगा वही मेरा पति होगा। लेकिन बेटी, पिताजी, यह मेरे ब्याह की पहली व अंतिम शर्त है, वरना मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। फिर बेटी की जिद को ध्यान में रखकर मैंने स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें भाग लेने दूर दूर देशों के राजा व राजकुमार आए। फिर स्वयंवर की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। वाह वाह वाह, शाबाश राजकुमार। किंतु महाराज, यह राजकुमार है किस देश का? अति सुंदर। यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रतियोगिता खत्म होते ही हम इससे इसका परिचय जरूर लेंगे। ओह
वाह वाह वाह, और अपने प्रत्येक प्रतिद्वंदी को हराता और अपनी बहादुरी व कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करता हुआ अंत में वही अज्ञात राजकुमार विजयी हुआ। वाह, यही है मेरे योग्य वर। शाबाश अज्ञात देश के बेनाम राजकुमार, तुम वाकई हमारी राजकुमारी के योग्य हो। किंतु इससे पहले कि राजकुमारी आपके गले में जयमाला डाले, कृपया आप अपना तथा अपने खानदान का पूरा परिचय कराए। महामंत्री जी, मैं सुनहरी घाटी का राजा कपाली हूँ। सुनहरी घाटी? लेकिन यह नाम तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। कहाँ है यह देश? यह देश कहाँ है, कैसा है? यह जानकर आप क्या करेंगे महामंत्री जी? क्योंकि मैं स्वयंवर में विजयी रहा हूँ, अतः स्वयंवर की शर्त अनुसार आप राजकुमारी से कहे कि वह मेरे गले में जयमाला डाले और मुझे अपना पति स्वीकार करे। लेकिन स्वयंवर की पहली शर्त यह थी कि इस स्वयंवर में किसी देश का राजा या राजकुमार ही भाग ले सकता है, अन्य कोई नहीं। अतः आप पहले अपना सही परिचय दे। तुम मेरा सही परिचय जानना चाहते हो न? तो सुनो, मैं किसी देश का राजा नहीं, बल्कि मेरा नाम जादूगर कपाली है और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं फिर हा 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 अगले पल उफ हाय हा 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 चलो राजकुमारी चंद्रप्रभा, मेरे साथ चलो। नहीं, छोड़ दे मुझे दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? उफ, भागो। राजकुमारी जी, आपने नहीं, हाँ आपके पिता ने मेरा अवसर बिगाड़ा है और यह मेरा प्रतिशोध है। मैं तुम्हें बलपूर्वक अपनी रानी बनाऊंगा। क्या? कैसा प्रतिशोध? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। फिर? हाँ हाँ राजा विजयदत्त, तू मुझे नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। याद कर वह दिन जब तेरा ब्याह हुआ था और तू अपनी पत्नी यानी रानी कंचन प्रभा को लेकर पहली बार नगर में आ रहा था। नगर की प्रजा अपने राजा और नई रानी के स्वागत के लिए कतार में खड़ी थी। उन दिनों राजघराने की किसी महिला को सिर उठाकर देखना जुर्म समझा जाता था, अतः नगर की जनता सिर झुकाए खड़ी थी। लेकिन उसी कतार में खड़ा मेरा बापू जादूगर सिपाली अपनी नई रानी को देखने की इच्छा को दबा न सका और एक बार उसने रानी कंचन प्रभा की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। तभी शायद तुम्हारी नज़र उस पर पड़ गई। वह रानी कंचन प्रभा कितनी सुंदर है, काश यह मेरी रानी होती। सैनिकों, पकड़ लो इस गुस्ताख को और अभी इसी समय इसका सिर कलम कर दो, ताकि फिर कभी कोई इस तरह की उद्दंडता न कर सके। और फिर सैनिकों ने उसी समय मेरे बापू को मौत के घाट उतार दिया था। खचाक, नहीं बापू, उफ। और फिर मैंने अपने बापू की चिता पर कसम खाई। बापू, मैं सौगंध खाता हूँ इस अग्नि की कि जिस राजा ने राजघराने की औरत पर नज़र डालने के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा दी है, एक दिन उसी राजा की होने वाली कन्या संतान को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यही तेरी मौत का प्रतिशोध होगा। अतः राजा विजयदत्त, आज मैं अपने बापू की चिता के सामने की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए तेरी बेटी को लिए जा रहा हूँ और मैं इसे 5 दिन का समय दूंगा कि यह अपनी इच्छा से मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, अन्यथा छठे दिन मैं इससे बलपूर्वक ब्याह करूंगा। हा 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 हा। ठहाका लगाने के साथ ही जादूगर ने अपना मुंह खोला। अगले ही पल सारी खोपड़ियाँ उसके मुंह में समाती चली गई। फिर जादूगर ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और हा हा हा, पिताजी बचाओ। पर बेटी तुम हो कहाँ? बस नौजवानों, इसी के साथ वह दुष्ट जादूगर मेरी बेटी को दर्शक करके न जाने कहाँ ले गया। हमने उसकी खोज में राज्य के सारे सैनिक भेजे, किंतु वह न केवल उन्हें ढूंढने में असफल रहे, बल्कि जादूगर की कथित सुनहरी घाटी का भी पता न लगा सके। ओह खैर, कोई बात नहीं, हम खुद ही उस राक्षस को खोज निकालेंगे। अच्छा, अब आप हमें इजाज़त दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। महामंत्री जी, आप इनके सफ़र का उचित प्रबंध कर दे। जी महाराज। फिर देखो बुद्धिराज, तुम दोनों के सफ़र के लिए यह राज्य के 2 सबसे अच्छे घोड़े हैं और यह 2 तलवारें रास्ते में किसी भी रुकावट का सामना करने के लिए। और अगर किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो कहो। धन्यवाद महामंत्री जी, अब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।
तो फिर ठीक है, अब आप लोग अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। फिर महामंत्री से इजाज़त लेकर बुद्धिराज ने जैसे ही घोड़े पर बैठने की कोशिश की, घोड़े ने पहचान लिया कि उस पर सवारी करने वाला अनाड़ी है। अतः हिन हिन हिन, उफ, ही हा हा। बुद्धिराज को घोड़े से गिरता देख सैनिक हंस पड़े। खामोश, समा हुजूर आए। बुद्धिराज, यदि तुमने घुड़सवारी नहीं सीखी है तो तुम ही हम समझ गए महामंत्री जी। हम राजकुमारी जी की खोज में पैदल ही जाएंगे। मेरे ख्याल से यही उचित रहेगा। फिर बुद्धिराज व शक्तिराज महामंत्री से विदा लेकर पैदल ही राजकुमारी चंद्रप्रभा की खोज में निकल पड़े। किंतु अभी वह कुछ ही दूर दूर आगे बढ़े थे कि तभी शक्तिराज के मन में कोई ख्याल आया और एकाएक वह ठिठक गया। अरे यार बुद्धिराज, हम राजकुमारी की खोज में निकल तो पड़े हैं, किंतु हमें किधर जाना है? जादूगर द्वारा कथित सुनहरी घाटी किस दिशा में है, यह तो हमें पता ही नहीं है। फिर बात तो तेरी ठीक है मित्र, जब हमें अपनी मंजिल ही नहीं मालूम तो हम बढ़े किधर? लेकिन क्योंकि हम राजमहल से निकले ही उत्तरी दिशा में बढ़े हैं, निकलते ही उत्तरी दिशा में बढ़े हैं, तो आगे भी फिलहाल हम उत्तरी दिशा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। फिर पहाड़ों व जंगलों को पार करते वह राजकुमारी की खोज में उत्तरी दिशा में आगे बढ़ने लगे। पता नहीं हम अपनी खोज में सफल होंगे भी या नहीं। एक रात जब बियाबान जंगल में शक्तिराज सो रहा था और बुद्धिराज जागकर पहरा दे रहा था, तो अचानक फों फों, अरे यह मुसीबत कहाँ से आ गई? खर्र। विशाल अजगर बुद्धिराज को अपने बंधन में जकड़ने की कोशिश करने लगा। खर्र। है, अबे यह क्या करता है? देख, मेरा मित्र सो रहा है, उसकी नींद मत खराब कर। मुझसे निपटना है तो इधर आ। फों फों। फिर बुद्धिराज कुछ ही दूरी पर खड़े ऊंचे ऊंचे दो वर्षों के तनों के बीच जाकर खड़ा हो गया। अब आओ, देखे जोर कितना अजगरे बंधन में है। अगले पल अजगर भी उन वर्षों के पास पहुंचा और उसने अपना बंधन बुद्धिराज पर फेंका। जकड़ बेटा, और कसकर जकड़, ऐसा जकड़ कि मेरे शरीर की एक एक हड्डी टूट जाए। फों फों। और अजगर उन दोनों वर्षों के तनों को अपना शिकार समझकर जोर लगाता रहा, जबकि बुद्धिराज ने ऊपर से छलांग लगाई। फों फों किट किट। अजगर भाई, मुझे छोड़ना मत। फिर अजगर से पीछा छुड़ाकर बुद्धिराज उधर बढ़ा जहाँ शक्तिराज सोया हुआ था। जान बची तो लाखों पाए। फिर बाकी की रात बिना किसी विधन के कटी। खर्र। और सुबह होते ही, चल भाई बुद्धिराज, तेरी राजकुमारी की खोज में आगे बढ़ा जाए। पता नहीं वह जादूगर उसे कहाँ उठा कर ले गया है। पर अभी वे कुछ ही दूर बढ़े थे कि माँ नीचे देखो, एक शिकार नहीं दो दो। अरे वाह, मजा आ गया। शक्तिराज व बुद्धिराज अपने सिर पर मंडरा रहे खतरे से पूर्णतः अनजान थे। अगले पल आकाश में उड़ने वाले उन दोनों भयानक पक्षियों ने हवा में एक एक कलाबाजी खाई और अर यह क्या? अगले पल आकाश में उड़ने वाले उन दोनों भयानक पक्षियों ने हवा में एक एक कलाबाजी खाई और अर यह क्या? देखते देखते शक्तिराज और बुद्धिराज को अपने विशाल पंजों में जकड़कर वे फिर आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच गए। वो पता नहीं यह क्या बला है। पता नहीं यह कौन सा पक्षी है। चाहूँ तो अभी इसकी दोनों टांगें चीर दूं, लेकिन अगर आकाश में ही इसके चंगुल से मुक्त हो जाता हूँ तो यहाँ से गिरकर मेरी मौत निश्चित है। अतः फिलहाल अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ देने में ही भलाई है। फिर थोड़ी देर बाद, आश्चर्य है, इस बियाबान जंगल में इतना सुंदर महल, भला यह महल किसका हो सकता है? महल की छत पर उतरने के बाद उन दोनों भयानक पक्षियों ने अपनी अपनी चोंचें खोली तो उनमें से एक एक मोती बाहर गिरा। और मोती गिरते ही तत् तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? ही मैं डायन तिरछला हूँ
और यह मेरी बेटी करसला है। हम दोनों तुम्हें अपना आहार बनाएंगी। ही। वाह, कितना सुंदर है, वह सजीला नौजवान है। उसकी बात सुनते ही क्रोधित और शक्तिराज डायन की ओर बढ़ा। दुष्ट डायन, इससे पहले कि तू हमें अपना आहार बनाने की सोचे, मैं अभी तेरा गला दबा देता हूँ। लेकिन तभी उस डायन ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। अगले पल उसके हाथ में एक विचित्र हथियार आ गया। ही, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। लेकिन तभी, ठहरो माँ, तुम इसे नहीं मारोगी। मैं इस सुंदर युवक के संग ब्याह कर रचाऊंगी। ही। क्या? हाँ हाँ, मैं तुमसे यानी कि एक डायन हा, मैं तुमसे यानी कि एक डायन की बेटी से ब्याह करूंगा। हा। बेटी, यह तू क्या कह रही है? मैं तेरा ब्याह इससे भी सुंदर युवक से करूंगी। यह तेरे काबिल नहीं है। यह तो हमारा आहार है, हमारा हमारे पेट भरने के काम आएगा। लेकिन माँ, मैं तो इसी के साथ ब्याह करूंगी। ही। हाँ डायन जी, देखिए मेरा मित्र कितना सुंदर है। इसके सेव जैसे गाल और बुद्धि। मैं कहता हूँ तो चुप हो जा, वरना मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा। फिर जब डायन की बेटी ने बहुत जिद की, शक्तिराज, तुम्हें मेरी बेटी से ब्याह करना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे बाप का राज है ना। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। बकवास बंद करो शक्तिराज। यदि शीघ्र ही तुम मेरी बेटी के साथ ब्याह के लिए राजी नहीं हुए, तो पहले मैं तुम्हारे दोस्त को मारकर खा जाऊंगी, फिर उसके बाद तुझे भी। कहने के साथ ही डायन डायन भयानक अंदाज में बुद्धिराज की ओर बढ़ी। अर शक्ति भाई, मेरे दोस्त, जल्दी से हाँ कह दे। कर ले इस सपनों की राजकुमारी से ब्याह, वरना यह डायन सच्ची मुझे मारकर खा जाएगी। वाह, मैं सपनों की राजकुमारी। ही। कहते हुए बुद्धिराज ने शक्तिराज को एक विशेष इशारा किया। लगता है बुद्धिराज की बुद्धि में इन डायनों से छुटकारा पाने की कोई योजना है। अतः मुझे इस समय हाँ कर देनी चाहिए। अतः ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से ब्याह करूँगा, लेकिन बदले में तुम मेरे मित्र के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करोगी। मुझे मंजूर है, लेकिन ब्याह अभी और इसी समय होगा। इन दुष्टाओं से छुटकारा पाने के लिए पहले इनकी शक्ति का सही अनुमान होना जरूरी है। आहा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। इसका भाग है दोस्तों सुनहरी घाटी का रहस्य, वह भी ज़रूर सुनाएंगे। इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।